हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज जो डिस्कस करने वाले हैं, अब तो हमने पिछले टाइम जो पढ़ा था वो बोर थ्योरी पढ़ी थी। और हालांकि आपको 2-3 दिन का टाइम भी मिल गया बोर थ्योरी को पूरे से अच्छे से एक्सप्लेन करने का या आपके पास उसको ब्रीफ में समझने का। आज जो बोर थ्योरी है उसकी जो हमने सारी चीज़ें जो वहाँ पढ़ी थी कि भाई एक बोर ने एक सर्कुलर ऑर्बिट के थ्रू क्या उसकी एनर्जी को किस तरह से कैलकुलेट किया था, फ्रीक्वेंसी किस तरह से कैलकुलेट की थी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, इन चीज़ों के बारे में हमने सब वहाँ पढ़ा था। रेडियस कैसे कैलकुलेट किया था। आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपके पास उसकी लिमिटेशन है। भाई बोर थ्योरी तो हमने पढ़ ली, हमने आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिया कि भाई आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारा डाटा हम लोग वहाँ से कैलकुलेट करके आ चुके हैं। अब जो कैलकुलेट करने वाले हैं, आप जो पढ़ने वाले हैं, वो क्या है कि उनके जो ड्रॉबैक्स थे या उनकी जो आपके पास कहते हैं ना एडवांटेज और ड्रॉबैक्स है, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम निकली, उनका कंक्लूजन या उनको मॉडिफाइड करने के लिए जिन जिन साइंटिस्टों ने आगे काम किया उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हम लोग। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन, कमियां या एडवांटेज की बात करेंगे। किसकी? बोर थ्योरी की। तो हमने बोर थ्योरी के बोर के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि भाई आपके पास एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा, इस सर्कुलर ऑर्बिट के सराउंडिंग आपके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन की कोई पर्टिकुलर एनर्जी होगी, इसका कोई रेडियस होगा, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उसका कोई आपके पास बोर रेडियस होगा। इनके बारे में हमने वहाँ जिक्र किया था। फिर हमने यहाँ से इनका टाइम पीरियड निकाला, आपने देखा था टाइम पीरियड निकाला था। तो ये चीज़ें हमने कहाँ निकाली थी? ये चीज़ हमने बोर के थ्रू निकाली थी, जो बोर रेडियस के थ्रू या बोर्स के थ्रू आपने बताया था। अब जो हम लोग जिक्र करने वाले हैं वो जिक्र करने वाले हैं किसके बारे में? वो जिक्र करने वाले हैं आप लोग टोटली लिमिटेशंस के बारे में, कमियों के बारे में। तो देखिए लिमिटेशंस और कमियां की अगर बात करते हैं तो कमियां सब में होती है। किसी न किसी ग्रुप में, किसी न किसी थ्योरी के बारे में पढ़ोगे तो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको दोनों मिलने वाले हैं। और थोड़ा सा ना एक आपके पास क्या है कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो आपके पास प्रॉपर लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। बहुत कम बच्चे हैं। 11th के तो मान के चलिए, अभी भी हमने जो यूटी लिया था, टेस्ट लिया था, उस टेस्ट के दौरान भी मेरे पास जो केमिस्ट्री का, अगर मैं शेड्यूल की बात करता हूँ, सिर्फ 14-15 बच्चों के आपके पास रिटर्न वर्क आया जो टेस्ट का रिटर्न वर्क था। उसके अलावा किसी बच्चे ने कोई रिटर्न वर्क नहीं दिया। जबकि सेक्शन के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास 32-33 बच्चे वहाँ पर अलाउ कर रखे हैं कि 33 बच्चे वहाँ पर आपके पास प्रेजेंट हैं। अब क्या पता कितने बच्चे वहाँ क्लास ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे, आई डोंट नो। बट फिर भी है कि जो भी आपके पास है उनसे कहिए कि प्लीज़ आप इसको इतना लाइटली मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि भाई ठीक है हमारे पास तो टाइम है, हम तो एंजॉय करने के लिए हैं। 10th का तो रिजल्ट भी नहीं आया, कुछ बच्चों के तो पेपर भी रह रहे थे, अभी तक तो हम पूरी तरह से 11th में गए भी नहीं हैं। ये सिर्फ टाइम, सही समय को यूटिलाइज करने का एक मौका है। अभी भी मनीष सर भी यही कह रहे थे कि आपसे कि भाई आप बच्चों, आप लोग यूटिलाइज करो इस लॉकडाउन के समय को, अच्छे से यूटिलाइज करो, ताकि आपके पास क्या है कि रिजल्ट अच्छे से अच्छा आए और इस टाइम को हम सही से यूटिलाइज कर सकें। अब फिर भी आप लोग इतना कहने के बावजूद भी आप लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप लोग इस पर नहीं पढ़ रहे, तो देखिए इसमें नुकसान, भारी नुकसान है आपका। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। तो मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पढ़िए। कहीं समस्या आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, ताकि हम उस चीज़ का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालें। चलिए अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले क्या हैं, इन जो आपके पास कुछ मैंने लिमिटेशंस लिख रखी हैं और कुछ आपके पास एडवांटेज लिख रखे हैं। तो पहले हम एडवांटेज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग लिमिटेशंस पे आएंगे। किसके? बोर मॉडल ऑफ एटम। तो बोर मॉडल ऑफ एटम ने क्या क्या एडवांटेज की बात करते हैं, क्या क्या उसने दिया। तो देखिए उन्होंने क्या क्या दिया। इट कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि उसने क्या किया, उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया कि एक एटम कितना स्टेबल हो सकता है, कि एटम की स्टेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। ये चीज़ आपके पास किसने बताया था? ये चीज़ हमें बताने वाला था, कौन था? ये चीज़ बताने वाला था बोर। कि अगर बोर की बात कर रहे हैं तो इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लॉस एनर्जी एंड लॉन्ग स्टे द पर्टिकुलर ऑर्बिट। कि ये कहता है कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टे करता है तो वो आपके पास एनर्जी क्या करता है? लॉस नहीं करता एक लॉन्ग टाइम के अंदर। यानी स्टेबिलिटी उसकी वहाँ पर क्या होगी? अगर एनर्जी कम लॉस करेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर। तो ये बताने वाला कौन था? ये बताने वाला बोर मॉडल ऑफ एटम था, जहाँ आपने एनर्जी के बारे में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जब दिखाया था ना आपने एनर्जी
कि एनर्जी के बारे में अगर आपने कैलकुलेट किया तो 3 टर्म्स में आपने बताया था, ये टर्म्स याद है? तो इन टर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ के आ चुके थे। सेकेंड अगर टर्म्स की बात करता हूँ तो उसने बताया था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, कि आपको याद होगा कि हमने वहां पर जब बात की थी तो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। तो वहां आपको याद होगा हमने इस तरह से स्पेक्ट्रम लाइन बनाई थी, और लायमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, एन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसके थ्रू आपने क्या दिया था, इनका सेक्शन के बारे में बताया था, जिसको हमने आगे चल के क्या नाम दिया था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। यानी हम अगर बात करें कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने एक 4 डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसके अंदर जब करंट पास किया तो आपको एक ग्रुप मिला था लाइट का, जिसके बारे में आपने बताया था कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में बताया था, तो आपको याद होगा हमने वहाँ 4000 और 8000 एंगस्ट्रॉम के बारे में वहाँ लिखा था सारा, कि भाई 8000 एंगस्ट्रॉम अगर आपके पास आता है तो विद ग्योर, यहाँ आपके पास आर रेड लाइट की बात कर रहे थे, यहाँ यूवी रेडिएशंस और यहाँ इंफ्रारेड्स, कि अगर आप लोग वेवलेंथ निकालते हो तो ये सारा डिस्कस हमने कहाँ किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिस्कस किया था। तो ये वहाँ के एडवांटेज है कि भाई जो भोर थ्योरी थी, तो भोर थ्योरी ने किसके बारे में बताया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। आपने वहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट की थी, आपने पर्टिकुलर वेवलेंथ कैलकुलेट करके उसको बताया था कि उसका कौन सी विजिबल लाइट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ नहीं, आपके पास ये विजिबल लाइट थी 8000 से 4000 के बीच में सारी विजिबल लाइट थी। ऊपर अगर कम आता है तो आपको पता था कि आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगे, हमने प्रूव भी किया था, फार्मूला आपको याद होगा, हमने रेडबर्ग फार्मूला यूज किया था। तो उसी को देखो, अगला जो एडवांटेज है, तो हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, कि उसने तीसरी बात में क्या कहा कि हाउ टू एनर्जी कैलकुलेट किसका, कहता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। तो आपने एनर्जी कैसे कैलकुलेट की थी, -13 12 अपॉन में n स्क्वायर और z स्क्वायर। तो अगर हमने NaCl की बात करते हैं तो हमने कैसे निकाला था, चाहे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, आपने किलोजूल पर मोल में निकाले थे तो इससे निकाला था। अगर आपने क्या निकाला था, -13.6 अपॉन में n स्क्वायर z स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, याद है ना। ऐसे ही हमने आपके पास किससे निकाला था, जूल पर एटम में निकाला था। तो हम लोग क्या है, ये बातें हम लोग क्या है, ये एडवांटेज में काउंट होती है, किसकी, भोर्स की, कि भोर्स ने किन किन बारे, तो जो आप लोग पर्टिकुलर केस पढ़ के आए हो उनके बारे में आपको बता दिया गया कि भाई इनके बारे में बताने वाला कौन था, भोर था। फिर देखो भोर ने आपके पास चौथे पॉइंट में क्या बताया, उसने रेबर्ग फार्मूले के बारे में बताया। तो आपको याद होगा हमने न्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा, आपके पास n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर एंड z स्क्वायर, इसको हमने किसका नाम दिया था, रिट्ज कॉम्बिनेशन का। इसको रिट्ज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, या आपके पास रेडबर्ग फार्मूला भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोग वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ आप लोग लेंथ कैलकुलेट कर सकते थे, वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ आप लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये 4 बातें किसको रिप्रेजेंट करती है, एडवांटेज को। किसको रिप्रेजेंट करती है, एडवांटेज को। तो कोई पूछ ले कि भाई भोर्स के एडवांटेज क्या थे, या भोर्स की जो उसने यूजफुल थ्योरी दी थी उससे हमने क्या क्या बेनिफिट उठाए। तो बेनिफिट सबसे पहला यही था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, या कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट की थी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। फिर आपने कहा था कि सर अगर कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, फिर आपने क्या किया, कहता है टू डिड्यूस रेडबर्ग फार्मूला। तो रेडबर्ग फार्मूला भी आपने डिड्यूस कैसे किया था, आपने मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए भी वेवलेंथ यानी आपके पास रेडबर्ग फार्मूला का इस्तेमाल किया था। तो देखो ये 4 बातें जो है ना, ये 4 तो किसके हो गए, ये मेन एडवांटेज हो गए किसके, आपके पास भोर थ्योरी के। तो ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे, मैं भी आपको PDF से ऐड कर दूंगा, ताकि आपको ये रहे कि हाँ ठीक है ये 4 एडवांटेज हमें लिखने हैं। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट अगर लिख लेते हैं तब भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। आगे देखिए, अगर इसी बात को हम लोग किस में ले जाए, कमियों में ले जाए। ये तो एडवांटेज थे जो हम लोग जानते हैं अच्छे से, हम इन्हीं के बारे में पढ़ के आए हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कमियों की, कि इनकी कमियां क्या क्या थी। तो 4 एडवांटेज को अगर हम हटा दे, यहाँ से अगर इन 4 एडवांटेज को हटा दे तो बाकी सारी क्या बच गई, कमियां बच गई। देखो इन 4 एडवांटेज को हटाने के बाद हमारे पास जो आता है वो सारी क्या आती है, कमियां आती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कमियों के बारे में। तो ये क्या क्या नहीं बताया पाया, भोर थ्योरी किन किन बातों के बारे में डिस्कस नहीं हो पाई। सबसे पहली बात, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम।
हमने जो लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा वो सिर्फ किसके लिए पढ़ा था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने थे, 1 थे। बात समझ में आ गई। हमने ये डिस्कस नहीं किया कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन आ जाए, मान लीजिए हमने सोडियम की बात की या हमने आपके पास किसी और मेटल्स के बारे में बात करते हैं, पोटेशियम के बारे में, इनके बारे में बात करते हैं, तो ऐसा कोई केस नहीं मिला। इनके बारे में भोर क्या रहा, फेल हो गए यहाँ पे कि भाई भोर ने आपके पास इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम या किसी पर्टिकुलर मेटल के बारे में भोर नहीं बता पाया। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में क्यों नहीं बता पाया। तो उसके पास ऐसी कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि उसने जब हाइड्रोजन लिया था तो हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाला था, उसने सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट को टारगेट बना के सारी बातें बता दी थी। उसने आगे तक नहीं गया, आगे तक उसने सिर्फ क्या किया, आगे तक जाने के लिए उसको पर्टिकुलर मेटल की नीड थी, पर उसके बारे में उसके डिस्कवरी का कोई भी लेना देना नहीं रहा। सेकेंड थिंग, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की बात कर रहा था, जो इसने आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब ले रखी थी, ये कहता है कि जो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था, अगर हम लोग वहां एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता, उसकी स्प्लिटिंग कैसी होती। तो इसको बताने वाला कौन था, स्टार्क था, इसलिए इसका नाम स्टार्क इफेक्ट से जानोगे आप लोग, फिजिक्स में ही पढ़ोगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को जानने वाला कौन था, जीमन था, तो इसका नाम आप लोग किसके बारे में पढ़ोगे, जीमन इफेक्ट के बारे में, यहाँ पढ़ोगे जीमन इफेक्ट। यानी अगर आप किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, नंबर ऑफ लाइन स्प्लिट होती है, तो दैट इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। बस समझ में आ गई। अगर उसी डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो और चार्ज यानी आपके पास जो लाइन है वो स्प्लिट होती है नंबर ऑफ लाइंस में, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी बच्चों, वो कहलाएगी आपके पास स्टार्क इफेक्ट। तो ये दो इफेक्ट है जो फिजिक्स में आएंगे हमारे पास। हम लोग तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, कमियों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कमियां थी। तो दैट इज स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट। याद करना कि आपके पास कोई पूछ ले कि भाई किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो दैट इज कॉल्ड स्टार्क सॉरी जीमन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, आगे चलिए। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि जो बोर ने मॉडल ऑफ एटम की बात की थी वो बात की थी किसकी, फ्लैट मॉडल ऑफ एटम की। किसकी बात की थी, फ्लैट मॉडल ऑफ एटम की, मॉडल ऑफ एटम की। बात समझ में आ गई, फ्लैट मॉडल ऑफ एटम, 3 डायमेंशनल की बात नहीं की थी उसने। कहीं हमारे को नहीं बताया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन आपके पास इस तरह से उनका डायरेक्शन होगा, इस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा कोई बात नहीं बताया था उसने। ठीक है, नेक्स्ट थिंग उसने बताया शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैंने सिंपल सी बात है, अगर मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया तो शेप कहाँ से बताता है, क्योंकि अगर हम लोग उसको 3D में ले जाते हो तो ऑब्वियस सी बात थी कोई ना कोई शेप तो बनती। तो ये आपके पास एक ही पॉइंट को कंसिडर करते हैं जिसको हम लोग बात करते हैं क्या, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में। फिर कहता है कि आपके पास इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर जो आपके पास है वो 2 तरह के नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव करेक्टर। तो इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बातें आपके पास कौन नहीं बता पाया था, बोर नहीं बता पाया था। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका भी कोई डाटा नहीं था इसके पास, ये भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कमियां हैं, इसको आगे किसी ने बनाया होगा, तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 2 करेक्टर होंगे जो नई थ्योरी को जन्म देंगे, नई थ्योरी के बारे में बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सबसे मेन तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का, कि मैटर का जो नेचर है वो 2 तरह का होगा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसने ये बताया था कि किसी पर्टिकुलर मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन मेजर करना इम्पॉसिबल है, जैसा कि हम लोग बोर के बारे में जानते हैं। तो ये बातें कौन नहीं बता पाया था, बोर नहीं बता पाया था। बनाने वाले कौन थे, ये थे, तो इनके नाम से इनको बताया गया कि इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, फिर अगला बात करते हैं, तो इन्होंने कहता है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन इलिप्टिकल ऑर्बिट, क्योंकि जो बोर ने बताया वो था सर्कुलर ऑर्बिट, कि हमने सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में डिस्कस किया था, उसने इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया था।
तो इलेप्टिकल ऑर्बिट के बारे में कौन डिस्कस करने वाला था, तो उसका नाम था समरफील्ड मॉडल ऑफ एटम। तो याद रखना, किसी ने पूछ लिया सर सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में किसने दिया, तो बोर ने, और इलेप्टिकल ऑर्बिट के बारे में किसने दिया, तो आप नाम दोगे किसका, समरफील्ड मॉडल ऑफ एटम का। तो ये याद रखना है, समरफील्ड मॉडल ऑफ एटम क्या था, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, किसके बारे में इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, याद रहेगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ याद रखना है कि इलेप्टिकल ऑर्बिट किसने दिया था, समरफील्ड मॉडल ऑफ एटम्स की बात है। इलेप्टिकल का मतलब अंडाकार, ठीक है, जैसे हमने वहां सेल निकाले थे, एन सेल, वन सेल, ऐसे यहाँ पर इस तरह से होगा जो अंडाकार बन जाएगा आपके पास। बस समझ में आ गई। आगे चलिए, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्पिन एनर्जी इनटू कंसिडरेशन। कि स्पिन एनर्जी का मतलब क्या था, कि जो इलेक्ट्रॉन थे इनकी जो रोटेशन थी, स्पिन हो रहा था, उसकी एनर्जी के बारे में बोर ने यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया। यानी ओरिएंटेशन के बारे में बात की थी, पर उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, गेन हो रही है, या किस तरह से वो कन्वर्ट हो रही है, उसके बारे में हमारे पास यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। फिर आपके पास लास्ट आता है, कहता है द रीजन फॉर द अजम्पशन किसके लिए, कहता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम था जो आपके पास mvr इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई। इसके बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया था कि इसको क्वांटाइज थ्योरी में क्यों कंसिडर किया जाता है, क्यों नहीं। तो ये 4 पॉइंट थे जो किसके थे, आपके पास एडवांटेज के थे, और ये हमारे पास कितने थे, 9 पॉइंट थे जो किसके थे, लिमिटेशन थी, जो कमियां थी। अब इन कमियों को जो जो थ्योरी दूर कर दी जाएंगी, उन थ्योरी के फिर अपने नाम होते जाएंगे। तो उन थ्योरी को फिर हम लोग आगे भी स्टडी करते हैं कि कौन सी थ्योरी क्या कह रही थी। बस समझ में आ गई। तो आप पहले क्या करोगे, 4 लिमिटेशन, 4 एडवांटेज और 9 लिमिटेशन। 9 के 9 लिमिटेशन यानी inability to explain line spectrum of multi electron atom, inability to explain splitting of line, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रिक हो रहा है तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा था जीमन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा था स्टार्क इफेक्ट। फिर आप आगे चले, inability to explain 3-dimensional model of atom, inability to explain shape of molecules, inability to explain de Broglie concept, inability to explain Heisenberg uncertainty principle, inability to explain elliptical orbit, circular orbit के बारे में, elliptical orbit के बारे में नहीं बताया था। फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी कहता है इनटू कंसीडरेशन, कि उसकी स्पिन एनर्जी के किसी आपके पास इलेक्ट्रॉन के स्पिन जो है उसकी एनर्जी के बारे में कोई यहाँ पर जिक्र नहीं था। इसको हम लोग क्वांटम से पढ़ेंगे। रीजन फॉर द अजम्पशन किसका, एंगुलर मोमेंटम, तो इसके बारे में कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं क्या, अब इनके एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जो इनके एक्सप्लेनेशन, जो इनकी कमियां थी उनको किसने दूर किया था, क्या क्या इसके बारे में बताया था, ये अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये लिमिटेशन थी, ये लिमिटेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लिमिटेशन को दुरुस्त करने के लिए जो भी थ्योरी दी गई उनका नाम था आपके पास हेजनबर्ग या डी ब्रोगलाई कंसेप्ट। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले आप क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आपके पास ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। किसकी बात करेंगे, ड्यूल नेचर ऑफ किसका, कहता है कि आपके पास मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये बातें अब हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके पास एक थ्योरी का जन्म होगा जिसको नाम देंगे डी ब्रोगलाई थ्योरी। यानी अब हम लोग बात करेंगे किसके, मैटर्स की। मैटर्स का मतलब उसके वेव कैरेक्टर की, और किसकी, उसके पार्टिकल नेचर की। तो ये बताने, ये थ्योरी जो कंसेप्ट थी ये कहाँ से आई थी। देखिए, ड्यूल नेचर की बात करोगे तो जनरली ये जो थ्योरी है ये क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की है। किसकी बात कर रहा हूँ, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इनकी बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, इनके बारे में अब जिक्र करने वाले हैं। या अब हम लोग किस में आगे, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आगे, किस में आगे, एक फिजिक्स का छोटा सा पार्ट बनता है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हम लोग बात करते हैं ड्यूल नेचर की। तो ड्यूल नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए सीधा सीधा आपके पास यहाँ पर कौन आया, कि अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई आपके पास कि वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल, तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर इन्होंने 2 चीजें जिक्र की। एक आपके पास आएगा डी ब्रोगलाई, डी ब्रोगलाई। ठीक है,
तो डी ब्रोगलाई एक आपके पास जर्मन फिजिसिस्ट था, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो आपके पास क्या था, सॉरी फ्रेंच फिजिसिस्ट था जिसने 1924 के अंदर, क्या था, फ्रेंच फिजिसिस्ट था जिसने 1924 के अंदर ये कहा कि भी आपके पास, जैसे हमारे पास हम लोग पता है कि भी आपके पास कोई भी चीज़ वेव इस तरह से चलती है, ठीक है। ये कहता है अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी वेव अगर पार्टिकल कंटेन कर जाए, यहाँ कोई पार्टिकल आ जाए वेव में, जैसे आपके पास क्या हुआ, हवा चली और दरवाज़ा खुल गया। तो हवा चली और दरवाज़ा कैसे खुल गया, तो उस हवा में कुछ पार्टिकल्स थे छोटे छोटे जिनका फोर्स लगा और दरवाज़ा खुल गया। तो ये कहता है, जो डी ब्रोगलाई था उसने यही कहा था कि अगर आपके पास कोई भी वेव अगर पार्टिकल एसोसिएट करते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं मैटर वेव का। क्या नाम देते हैं मेरे पास, मैटर वेव, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैटर वेव, तो आप कहोगे सर मैटर वेव क्या होते हैं, तो आपको नाम सिर्फ ये देना है कि सर आपके पास द वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल आर कॉल्ड मैटर वेव, या आप इसको कह सकते हो डी ब्रोगलाई वेव। क्या कह सकते हो, डी ब्रोगलाई वेव। कि अगर हम लोग बात करें डी ब्रोगलाई वेव की, तो आपके पास ना ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो इस तरह के कैरेक्टर शो करते हैं। भाई ड्यूल कैरेक्टर की अगर बात करें तो चॉक से लेकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चलती हुई गाड़ी, घूमता हुआ बॉल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जो ड्यूल कैरेक्टर यानी आपके पास पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर टैली करते हैं। तो इनको बोलने वाला कौन था, तो मैंने आपके पास पहले बता दिया, मैटर वेव कहो चाहे आपके पास क्या कहो, डी ब्रोगलाई वेव। ये दोनों चीजें एक ही है कि आपके पास डी ब्रोगलाई वेव का ही कहता है, तो आप सिर्फ यही बताओगे कि सर दीज आर दोज वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल एसोसिएटेड विद मैटर आर कॉल्ड, तो उसको नाम देंगे हम किसका, मैटर वेव का, या आप नाम दोगे किसका, डी ब्रोगलाई वेव का। तो देखिए इसने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था ये मैथमेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करता था। इसने इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लिया और प्रूव कर दिया। क्या इसने प्रूव किया, डी ब्रोगलाई रिलेशन, जिसमें कहा गया कि वेवलेंथ विद द वेव एसोसिएटेड विद एनी पार्टिकल या एनी मटेरियल पार्टिकल वाज कैलकुलेट विद फोटोन। कि अगर हम लोग बात करें तो हमने एक रिलेशन प्रोवाइड किया, डी ब्रोगलाई रिलेशन। तो इस रिलेशनशिप के थ्रू क्या था, इस रिलेशनशिप के थ्रू आपको कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना था, तो आपको कैलकुलेट करना था कि वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद आपके पास मटेरियल पार्टिकल। कि अगर आपके पास किसी की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, मैंने ये आपके पास था और यहाँ पर आपको पता लग गया कि इसमें सिर्फ वेवलेंथ की बात नहीं है, यहाँ तो आपके पास पार्टिकल्स की बात है, क्योंकि यहाँ वेव कैरेक्टर भी आ गए। अब इनकी वेवलेंथ कैसे कंसिडर करें इन केस ऑफ फोटोन, तो इन्होंने कहा कि जी हम इसके लिए एक रिलेशन बनाएंगे। तो देखो इन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन दिया इसके लिए, क्या था वो मैथमेटिकल रिलेशन, वो हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर आप लोग क्या बात करते हो इन केस ऑफ फोटोन, इन केस ऑफ फोटोन दे हैव द वेव कैरेक्टर, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इन केस ऑफ फोटोन दे हैव द वेव कैरेक्टर, द एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, द एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्लंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जानते हो E इक्वल टू एच न्यू था, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, राइट। इनके अकॉर्डिंग हमें पता था E इक्वल टू एच न्यू, कब इन केस ऑफ फोटोन की बात होगी तब। फिर आपने कहा कि अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है और एच यहाँ प्लंक कांस्टेंट है, और इन केस ऑफ फोटोन हैव द पार्टिकल कैरेक्टर। कि क्या है बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ फोटोन, इन केस ऑफ फोटोन हैव द पार्टिकल कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर। कि अगर आप बात करें पार्टिकल कैरेक्टर की तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या था, E इक्वल टू mc², याद है E इक्वल टू mc²। सबको पता है कि H यहाँ पर आपके पास प्लैंक कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है। न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, E यहाँ पर आपके पास सॉरी यहाँ पर मास क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन का या उसका पार्टिकल का मास होगा, C यहाँ पर उसकी वेलोसिटी होगी। तो इन्होंने क्या किया, बड़े तेज आदमी थे, इन्होंने क्या किया, इक्वेशन को इक्वल रख दो दोनों की एनर्जी। तो आपको पता है कि एच न्यू और आपके पास mc², ये आएगा। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ से अगर हम लोग टैली करके चले
तो मेरे पास न्यू क्या था, तो न्यू आपके पास था सी बाय लैम्डा, राइट। तो हमने यहाँ रखा सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपको पता है एक सी से एक सी कैंसिल, तो एच बाय लैम्डा एम सी, ये आ गया। अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हो कि सर लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो एच अपॉन में एम सी। एम सी क्या है आपके पास, मास इंटू में वेलोसिटी। अगर हम लोग वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं तो इस सी को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, इसमें, क्यों पार्टिकल नेचर की बात होगी। तो आपके पास एच अपॉन में एम बी, तो दिस इज एच अपॉन में एम बी। तो आप सबको पता है एच अपॉन में एम बी मेरे पास क्या होता है, मोमेंटम। कि अगर हम लोग यहाँ बात करें एच अपॉन में एच एफ इंटू में सॉरी एम इंटू में वी, ये क्या होता है, मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन में मोमेंटम। ठीक है, पेज से लिख सकते हैं, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। क्या कर रहा हूँ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी टर्म्स है कि मेरे को पता है कि इन केस ऑफ फोटोन की बात करें जब वो वेव कैरेक्टर शो करेगा, तो हम पढ़ के आए थे पीछे प्लैंक कांस्टेंट के थ्रू। ई इज इक्वल टू आपके पास क्या था, एच न्यू था। ठीक है, एच न्यू था, क्लियर है। अगर हम केस करते हैं कि पार्टिकल नेचर कंटेन करेगा तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो हमें क्या था, एच न्यू और एम सी स्क्वायर को इक्वल रख दो। रखा आपने फर्स्ट स्टेप, ये भी फार्मूले में काम आना है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, तो आपको पता है कि आपके पास सी से सी कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पता था न्यू क्या होगा, सी बाय लैम्डा होगा। आगे बढ़े तो आगे आपको पता लगा कि एच अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, राइट। हमें पता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसके, पार्टिकल नेचर की, तो आपको पता है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो किसकी बात करेगी, आपके पास लाइट की वेलोसिटी की बात करेगी। जब हमें किसकी बात करनी है, पार्टिकल वेलोसिटी की बात करनी है, तो हमें सी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, वी से। तो हमने इसको जब रिप्लेस किया तो आपके पास क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। सिमिलर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी आया, तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया। एच की वैल्यू आपको पता है, एम की वैल्यू पता होगी, और वी वेलोसिटी गिवन होगी, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई फायर कर दिया, कोई बॉल फेंक दी, अब उस बॉल की मेरे को क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकाल लिया। तो किस स्पीड से बॉल फेंकी है, बॉल का मास क्या है, और प्लैंक कांस्टेंट को अगर हम लोग टैली करें तो उसकी हमें क्या निकल जाएगी, वेवलेंथ। तो इस वेवलेंथ का आप मेजर कर सकते हो। कभी आपने देखा हो जब बॉल तेज आती है, प्लास्टिक की बॉल ले लेना जनरली, उसमें लेदर की में तो दिखाई नहीं देगी आपको, प्लास्टिक की बॉल, उससे जोर से शॉट मारो एक, जैसे शॉट मारोगे तो बॉल ना लहरा जाती है, लहरा जाती है। अगर आपने देखा हो, वो लहरा जाने का मतलब क्या है, वो एयर उसका अपोज कर रही है जिसके कारण उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड वेव करेक्टर। पार्टिकल तो वही है, वो वेव करेक्टर में तब्दील हो गया। अगर मुझे वहाँ वेवलेंथ निकालनी हो तो मैं इसका यूज करूँगा, राइट। आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। किसके है, मोमेंटम के। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि डी ब्रोगली ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो आगे जाके हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले तो आप सिर्फ ये याद रखोगे कि डी ब्रोगली इक्वेशन होती क्या है, 2 नंबर में आती है अपने पेपर में, कि डी ब्रोगली रिलेशनशिप क्या कहती है। तो सीधा यहाँ से चलोगे, सर डी ब्रोगली रिलेशनशिप बता रहे हो, तो 1924 में दिया था। इसने मैटर वेव के बारे में बताया था। आपके पास डी ब्रोगली वेव, मैटर वेव क्या होते हैं, जो आपके पास ऐसे वेव जो आपके पास एसोसिएट होते हैं किसके साथ, पार्टिकल के साथ, दैट इज मैटर वेव। हमने कहा इन केस ऑफ फोटोन अगर वो वेव करेक्टर शो करते हैं तो एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू। फिर हमने कहा इन केस ऑफ फोटोन अगर वो पार्टिकल करेक्टर शो करते हो तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इक्वेट बोथ इक्वेशन, तो आपने कहा कि दोनों एनर्जी है तो इक्वल रख दिया, तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। न्यू की वैल्यू सबको पता है, सी बाय लैम्डा होती है, पुट कर दी, पुट करती हम यहाँ पहुंचे, सी से सी कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, लैम्डा आ गया आपके पास एच अपॉन में एम सी। एम सी आपको पता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पार्टिकल करेक्टर की, तो हमें पता है कि लाइट की वेलोसिटी से हम कहाँ जाएंगे, पार्टिकल में, तो हमें सी की जगह क्या लेना पड़ेगा, पी। तो दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम बी। मास इंटू वेलोसिटी सबको पता है मोमेंटम होता है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, दैट इज डी ब्रोगली रिलेशनशिप। तो आपको याद रखना है सर डी ब्रोगली रिलेशनशिप क्या होता है। इस पे हम लोग अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे, फिर इसका सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही हेजनबर्ग भी पढ़ेंगे। कल हम लोग पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, इनके बारे में भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहले इनको देखिएगा और प्लीज़ एक रेगुलर लेक्चर के तौर पर रेगुलर वे में आप इसको करिए, ताकि क्या हो, आगे काम हमारा डिवाइड हो जाए, बढ़े ना, क्योंकि नहीं तो आगे उन बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये हम दोबारा नहीं कराने वाले, ये बात आप ध्यान रख के चलना।
दोबारा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे कर रहे हैं फिर उनका नुकसान है और जो नहीं कर रहे उनका तो हो ही रहा है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब रेगुलर लेक्चर लीजिए। और मैं तो ऐसे भी नहीं, आपको ऐसे ही परेशान नहीं कर रहा कि भाई जूम क्लासेस में आओ, इधर आओ उधर आओ, आपका टाइम चाह रहा हूँ कि हर तरह से यूटिलाइज हो। तो आई होप आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।